हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, मतलब सचेतन भोजन एक स्वस्थ शरीर का मार्ग। इससे पहले का दोनों चैप्टर जो है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उसके थ्रू जाके इसके दोनों चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है और स्वस्थ कौन है। तो वन हु ईट्स अ फूड दैट इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड अप्रोप्रिएट फॉर अ सीजन्स टाइम एंड प्लेस। मतलब वो व्यक्ति जो पौष्टिक आहार संतुलित मात्रा में मौसम, समय और स्थान के अनुकूल लेता है, वो स्वस्थ है। ठीक है, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। तो देखिए आगे लिखा हुआ है व्हाट डू वी ईट, मतलब हम क्या खाते हैं। तो फूड is any substance consumed by living beings to provide a nutritional support for the body, and it gives us energy to grow, stay healthy and do all our daily activities। मतलब ये कि भोजन वह पदार्थ है जिसे एक जीवित प्राणी शरीर को पोषण देने के लिए खाता है। यह हमें बढ़ने, स्वस्थ रहने और हमारे सभी दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब जब हम खाते हैं तो उससे क्या क्या होता है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है भोजन जिससे सारी जीवित प्रणाली क्या करते हैं, इससे अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा का प्रयोग करके वो अपने दैनिक जीवन में जो भी उनके कार्य हैं उसको करते हैं। साथ ही साथ भोजन जो है हमारे शरीर के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, फूड डाइवर्सिटी। मतलब फूड डाइवर्सिटी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब होता है भोजन की विविधता। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो उनका मौलिक भोजन है, मौलिक भोजन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आम भोजन वो करते हैं वो किस पे आधारित है, वहाँ की कृषि पे। वहाँ जिस अनाज की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ उस अनाज का लोग जो है प्रयोग अपने भोजन के रूप में ज़्यादातर करते हैं। जैसे कि आप जब समुद्री इलाके में चले जाएंगे, मतलब कि वैसे शहर जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ का जो लोग होगा वो ज़्यादातर क्या खाएगा, मछलियाँ खाएगा, सी फूड्स वो ज़्यादा खाते हैं। वही आप जब ऐसे एरिया में आ जाएंगे जहाँ पे आपको समुद्र ना हो, सिर्फ लैंड है, तो वैसे एरियाज़ में क्या होता है, वैसे जगहों पे लोग जो है खेती करते हैं और इन खेती से उगने वाले अनाजों को वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वही इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि द फूड डाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ फूड्स वी ईट अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ जोग्राफिकली डिफरेंसेस एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट रीजन। For example, in a coastal areas, a seafood is a common part of the diet, while in the plain wheat and rice are staples। मतलब ये कि जो भारत के विभिन्न राज्यों में हम जो भोजन खाते हैं उसकी विविधता भौगोलिक अंतर और उस क्षेत्र में उगाई जाने वाले फसलों की परिणाम है। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्रों में समुद्री भोजन आम है, जबकि मैदानी इलाकों में गेहूं और चावल मुख्य भोजन है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आपको एक टेबल देखने को मिलेगा जो कि आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें आपको ये दिखा रहा है कि स्टेट कौन सा है, वहाँ पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स, मतलब कि वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है जो वहाँ के लोग खाते हैं, और साथ में बेवरेज क्या है, मतलब कि उनका पेय पदार्थ क्या है। ठीक है, पंजाब, पंजाब में लोग क्या खाते हैं, तो सॉरी, पंजाब में पहले क्या उगाया जाता है, तो मेज उगाया जाता है, मतलब मक्का, वीट। ठीक है, मतलब गेहूं, चिकपी मतलब चने के दाल, फिर से पल्सेस। ठीक है, वो मतलब की दाल। अब देखिए ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है वहाँ के। तो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है वहाँ के मक्के दी रोटी, सरसों दी साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। ठीक है, देखते हैं ना आप वो फिल्मों में क्या बोलता है, ऐसे कोई पंजाबी आएगा तो बोलेगा वो सोनिया मक्के दी रोटी और सरसों दी साग लगाना, है ना।
मतलब कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है खाना पसंद करते हैं। और बेवरेज मतलब कि पेयजल में क्या वो लेते हैं, तो लस्सी, छाछ, मिल्क, टी, ये सब वो क्या है पेयजल के रूप में लेते हैं। अब आप चले जाइएगा कर्नाटका साइड में, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो है राइस, रागी, उड़द, कोकोनट ये सब उगाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाइएगा तो चावल की आपको खेती देखने को मिलेगी, रागी की खेती देखने को मिलेगी, उड़द की खेती देखने को मिल जाएगी, आपको नारियल के लंबे-लंबे पेड़ देखने को मिल जाएँगे, है ना? तो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या है? इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम, राइस, ये वहाँ का क्या है? मुख्य भोजन है। और पेयजल के रूप में वो प्रयोग करते हैं बटर, कॉफ़ी, टी, ये सब का मतलब कि मक्खन, कॉफ़ी, चाय ये सब का प्रयोग वो क्या करते हैं? पेयजल के रूप में करते हैं। उसके बाद आप जब मणिपुर साइड में जाइएगा तो वहाँ के लोग ज़्यादातर राइस, बम्बू और सोयाबीन उगाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ चावल की खेती आपको देखने को मिलेगी, बाँस की खेती देखने को मिलेगी, सोयाबीन की खेती देखने को मिलेगी, ठीक है? और वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या हैं? वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? तो राइस खाएँगे, इरोम्बा खाते हैं, इरोम्बा जो है एक चटनी होती है, ठीक है? फिर वो ऊटी खाएँगे, ऊटी जो है पीले मटर और हरे जो प्याज़ आता है ना हरा प्याज़, उसका एक वो करी होता है, उन दोनों को मिला के एक करी बनती है, उसका नाम वो लोग ऊटी रखे हैं। फिर सिंगजू खाने को मिलेगा आपको, कांगसोई मिलेगा, है ना? और वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है ब्लैक टी मतलब कि वहाँ ज़्यादातर लोग जो है ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। अब आते हैं हम कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। अब ये भोजन के घटक होते क्या हैं? द केमिकल सब्सटेंस इन द फूड दैट प्रोवाइड अ नरिशमेंट टू द बॉडी आर कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि भोजन में मौजूद रासायनिक पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है? फिर आगे है कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, जो पोषक तत्व हैं उनकी श्रेणियाँ क्या-क्या हैं? तो जो पोषक तत्व हैं, उनको 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। हमारे शरीर को किस-किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? पहला तो ऊर्जा, दूसरा हमारे शरीर को ग्रोथ चाहिए, ठीक है? पहला हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, दूसरे हमारे शरीर को ग्रोथ चाहिए और साथ ही साथ हमारे शरीर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर के अंदर क्या ना कर सके, बीमारी ना उत्पन्न कर सके। इसलिए हमारे अंदर प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव सेल्स भी होने चाहिए, है ना? जो कि हमारे उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके। तो उसी के आधार पे हमारे ये पोषक तत्वों को भी बाँटा गया है, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब कि आप ऐसे भोजन जो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। और ये कौन-कौन से पोषक तत्व हैं, कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है? आपको मैं एक एडिशनल जानकारी ये भी दे दूँ कि कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड के रूप में तो बोलते ही हैं, लेकिन फैट जो है कार्बोहाइड्रेट के उपेक्षा में जो है ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन फिर भी हम फैट को लेना पसंद इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि फैट जो है वो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है? तो हम एनर्जी के लिए हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर का ग्रोथ कराए, है ना? हमारे मसल्स को डेवलप करे, तो वो कौन-सा न्यूट्रिएंट्स है, कौन-सा पोषक तत्व है? तो वो है हमारा प्रोटीन, ठीक है? जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चे नहीं, जो लोग जो हैं, युवा जो हैं जिम करते हैं, वो क्या लेते हैं? प्रोटीन के डब्बों में से एडिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं। मतलब कि वो प्रोटीन को एक्स्ट्रा में बाहर से भी अपने बॉडी में कंज़्यूम करते हैं। जब उन्हें प्रोटीन्स की जो उनकी मात्रा है शरीर में, जो उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है, वो जो जिम करते हैं तो उनको मसल्स को जल्दी डेवलप कराना होता है, तो वो बाहर से भी प्रोटीन को कंज़्यूम करते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड्स में हमारा कौन-कौन से आ जाएँगे? तो विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना? इसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट दीज़ आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। दे आर मेड ऑफ अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द 2 मेन टाइप ऑफ स्टार्च एंड शुगर। मतलब कि ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और इनके 2 मुख्य प्रकार हैं, एक है स्टार्च और दूसरा है
शर्करा, ठीक है। अब ये हमारे कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होंगे, क्या खाने से हमें ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो आप व्हीट लीजिए, राइस लीजिए, पोटैटो, मेज, स्वीट पोटैटो, बनाना, मतलब कि आप जब गेहूं, चावल, आलू, मक्के, स्वीट पोटैटो जो बिहार साइड में, यूपी साइड में इसको कौन बोलते हैं, हिंदी में इसको मकरंद सॉरी सकरंद बोलते हैं, इसका प्रयोग आप करें और केले का प्रयोग करें तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं, यहाँ पे आपको सोर्स दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे आपको ये मेज देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आपको ये पाइनएप्पल देखने को मिलेगा, नाशपाती, ये भी आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। यहाँ आपको गेहूं देखने को मिलेगा, ये आपका बाजरा हो गया, ये चावल हो गया, आलू हो गया, ये आपको स्वीट पोटैटो शकरंद हो गया, ईख इसको बोलते हैं, ये शुगर कैन ये हो गया, है ना। तो ये जो सभी हैं ये सभी एक सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। उसके बाद से हम आगे देखते हैं, तो आगे आता है फैट, मतलब वसा। फैट इज ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी एंड दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फॉर द बॉडी। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि जो फैट है वो संग्रहित ऊर्जा का एक उत्कृष्ट स्रोत है, वे शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब देखिए फैट क्या है, फैट जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, और आपके जो बॉडी में जो फैट बन जाता है वो एक रियल मात्रा, मतलब मायने में हम ये बोलें तो वो एक आपका एक स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो यही फैट जो है बाद में एनर्जी का रूप लेके आपके शरीर को एनर्जी देते रहता है, ठीक है। उसके बाद से इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो इसके सोर्स हैं घी, ऑयल, चाहे वो मस्टर्ड का हो, कोकोनट का हो या ग्राउंडनट का हो, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड ग्राउंडनट्स, मतलब कि घी, तेल, चाहे वो सरसों का हो, नारियल का हो या मूंगफली का हो, अखरोट, बादाम और मूंगफली, ठीक है। ये क्या है, ये फैट के सोर्स हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं फिगर के रूप में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका सोयाबीन है ना। उसके बाद से आपको यहाँ पे ग्राउंडनट देखने को मिल रहा है, वालनट, अखरोट देखने को मिल रहा है, सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर सूरजमुखी का बीज, है ना। ये आपका कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सूरजमुखी का तेल इसको बोलते हैं सनफ्लावर ऑयल, दूध हो गया, दही हो गया, बादाम्स हो गए, काजू हो गया, है ना। ये सब क्या है आपके, मक्खन हो गए, ये सब एक तरह से आपके सोर्स हैं किसके, फैट के। उसके बाद से हम जब आगे देखेंगे तो हमारा आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो क्या है, प्रोटीन आर अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन sorry growth, repair and maintenance of a body tissues. They are crucial for the body building muscles, blood and skin. मतलब ये कि प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों की विकास, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक एक जटिल अणु है। ये मांसपेशियों, रक्त और त्वचा के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। इनके सोर्स एक प्लांट बेस्ड होते हैं और एक एनिमल बेस्ड होते हैं, मतलब कि कुछ इनके सोर्स जो है पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ जानवरों से। अब पौधों से क्या क्या प्राप्त होगा, तो पौधों से आपको दाल प्राप्त हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, मटर, चना है। और उसके बाद से एनिमल में मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, ये सब क्या है, ये प्रोटीन के सोर्स हैं। जैसे आप फिगर के रूप में यहाँ देख पा रहे होंगे, मूंग हो गया, ठीक है, बीन्स हो गए, ग्राम्स हो गया, पीज, सोयाबीन, ये सब आपका जो है प्लांट बेस्ड हो गया, है ना। और इधर आपका जो है ये सब जो है एनिमल सोर्स है, जैसे चिकन, मिल्क, फिश, एग, पनीर, ये सब क्या है, एनिमल सोर्स है ना। आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा आता है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या है, विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अ स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द बॉडी टू फंक्शनल प्रॉपर्ली एंड दे एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। मतलब ये कि विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी शरीर को ठीक से काम करने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होती है।
ये बीमारियों से बचाव के लिए रक्षा कवच के रूप में काम करता है। विटामिन जो है ये काम करता है हमारे बॉडी में हमारे हमारे जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं उनको जनरेट कराता है ना? साथ ही साथ हमारे बॉडी को बाहर से आने वाली बीमारियों से भी बचाता है, ठीक है? अब जो विटामिन्स हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं और उनके इम्पोर्टेंस को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा है विटामिन ए, इसका काम क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट फॉर विजन एंड हेल्दी स्किन, मतलब ये दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि ये ऊर्जा के चयापचय के लिए आवश्यक होता है, ठीक है? साथ ही आता है हमारा तीसरा विटामिन सी, जो कि बूस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, मतलब ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ा देता है और साथ ही हमारे शरीर में जो घाव होते हैं उनको भरने में मदद करता है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? तो विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, मतलब ये हमारे शरीर को मदद करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, ताकि हमारे जो शरीर का जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो सके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ विटामिन ये सबके सोर्स हैं। जैसे विटामिन ए का सोर्स आ जाता है आपको मैंगो, कैरेट, पपाया, मिल्क, ये सब विटामिन ए के सोर्स हैं। विटामिन बी वन के सोर्स या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं, पनीर, पंपकिन सीड्स, राइस, व्हीट, मिल्क, है ना? साथ ही साथ विटामिन सी के कौन से हैं? तो लेमन, नींबू, आंवला, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, अमरूद, ऑरेंज, टोमेटो, मतलब कि नारंगी और टमाटर, ठीक है? उसके बाद आता है विटामिन डी के कौन-कौन से सोर्स हैं? तो एग, एडिबल मशरूम, मतलब खाने योग्य मशरूम, बटर, फिश, ये सब क्या है? वे विटामिन डी के सोर्स हैं। कुछ ऐसे भी मशरूम होते हैं जो खाने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे एडिबल मशरूम लिखा है, मतलब खाने योग्य मशरूम, है ना? उसके बाद हम आगे देखते हैं मिनरल्स, खनिज। तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस that the body needs for the various functions, from a building strong bones to transmitting nerve impulses, मतलब ये कि खनिज अकार्बनिक पदार्थ है जिनकी शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकता होती है, जैसे कि मजबूत हड्डियों को बनाना और तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करना, ठीक है? आगे में हम देखेंगे कि कुछ मिनरल्स मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? तो एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद से आयरन। आयरन क्या है? नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब कि ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त में ऑक्सीजन को क्या करता है? ले जाता है। उसके बाद आता है आयोडीन, क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब कि थायराइड ग्रंथि के उचित कामकाज के लिए ये आवश्यक होता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब आता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर मतलब कि आहार फाइबर, ठीक है? इसके हम आहारी रेशे भी बोलते हैं हिंदी में। Also known as a rubbish, it is an indigestible part of the plant's foods. It helps to the smooth passage of a food through the digestive system and prevent a constipation. मतलब देखिए ये जो रफेज है इसे रफेज भी कहा जाता है। अब ये देखो पौधे से प्राप्त भोजन का अपचनीय हिस्सा है, मतलब ये कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र को भोजन के लिए आसान मार्ग में मदद करता है और ये हमारे बॉडी में जो है जो कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें क्या करता है? रोक लगाता है। इसके अब सोर्स क्या है? तो इसके सोर्स है हमारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, मतलब कि ताजे आपको फल खाइए, सब्जियां खाइए या साबुत अनाज खाइए, ये इसके सोर्स हैं, है ना? अब हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में, मतलब पानी। हम इतना पानी पीते हैं, इसका हमारे बॉडी में क्या यूज है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वाटर मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। इट इज अ vital for absorbing nutrients, regulating body temperature and removing waste product। देखिए पानी का हमारे बॉडी में काम क्या क्या होता है? तो हमारा हम जो पानी पीते हैं उसका काम होता है हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं उनको ऑब्जॉर्ब कराने में मदद करना, ठीक है? साथ ही साथ जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है
और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। देखिएगा, आप जब जल पीते हैं तो आपको जब गर्मी लगती है तो आपके बॉडी की स्किन पे जो है पसीना आ जाता है। वो क्या होता है, आपके अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है। जिस प्रकार एक घड़ा होता है, जो मिट्टी का घड़ा बना होता है ना, तो आप देखिएगा उसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है कि उसमें से जो पानी है वो रिस-रिस के बाहर आते रहता है। तो जब बाहर का जो गर्मी है वो उसके बाहरी जो सरफेस है उसका उसको जो वाटर है वो उसको इवेपोरेट करता है। मतलब वो जितने भी हीट है वो वर्क करने लगते हैं उस वाटर को इवेपोरेट करने में, ठीक है? तो उस घड़े तक कभी गर्मी पहुँच ही नहीं पाती है। वैसे ही हमारा जो ये बॉडी है, जब हमको ज़्यादा गर्मी लगती है तो ये क्या करता है, पसीने के रूप में वाटर को हमारी स्किन पे रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद जो हीट आ रहा है वो हमारे उस पसीने को इवेपोरेट करने का काम करता है, जिससे स्किन पे ज़्यादा गर्मी हमें नहीं लगती है। ठीक है? साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकालने का भी काम करता है वाटर। ठीक है? जो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, पानी हमारे शरीर के वज़न का लगभग 70% हिस्सा बनाता है। यह पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट और जंक फूड। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना जंक फूड के बारे में, मतलब कि लोग ज़्यादातर जो जंक फूड खा रहे हैं ट्रेंड के रूप में, कि मैं तो पिज़्ज़ा खाने चल रहा हूँ, मैं बर्गर खाने जा रहा हूँ, मैं मोमोज़ खाने जा रहा हूँ। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, है क्या ये। सबसे पहले मैं बैलेंस डाइट आपको बता देता हूँ, संतुलित आहार। A balanced diet is the one that contains the right amount of all essential nutrients, carbohydrate, fat, proteins, vitamins, and minerals, along with adequate roughage and water to meet a person's health need. मतलब कि एक संतुलित आहार वह है जिसमें किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण हो, उनके साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में रफेज और पानी शामिल हो, वैसा भोजन जो है उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। या इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा भोजन जिनमें सब एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेज शामिल हो, वो क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। अब जंक फूड क्या है? These are foods with a high calorie, sugar and fat but very low nutritional value. They do not provide a necessary nutrients for the healthy body. मतलब आप ये जो खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सब, इनमें होता क्या है? तो इनमें हाई कैलोरी होता है, हाई कैलोरी, शुगर होता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, फैट होता है। जबकि रियल में इससे कोई भी आपको वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, ठीक है? वो खाने से आपको क्या होगा, तो आपके बॉडी में फैट्स बढ़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जिस भोजन में ज़्यादा शुगर होता है ना, हमारा बॉडी शुगर को टोटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ वो पचने में भी जो है काफ़ी दिक्कत करने लगता है, क्योंकि मैदे के बने होते हैं और मैदा जल्दी पचता नहीं है, ठीक? तो होगा क्या, आपके फैट्स बढ़ जाएँगे, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएँगे, आपको शुगर जैसी गंभीर बीमारियाँ होने लगेंगी, ठीक है? अगर आप लगातार वो खाते हैं तो आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो आपके बॉडी में कई प्रकार की डेफिशिएंसी डिज़ीज़ हो जाएँगी। आगे मैं पढ़ाऊँगा कि डेफिशिएंसी डिज़ीज़ होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कैलोरी जो है, कैलोरी, चीनी और वसा अधिक होती है और लेकिन पोषक तत्वों का मूल्य बहुत कम होता है और यह स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जंक फूड आपके ये बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, ठीक है? फ्राइड पोटैटोज़ हो गए, सैंडविच हो गए। यहाँ पे आपको डोनट हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, कुकीज़, चिप्स, ये आप सब बहुत खाते हैं ना? इसके खाने से बहुत सारी हानियाँ, जैसे मैंने आपको बताया ही, मोटापा बढ़ेगा, बीमारियाँ शुरू हो जाएँगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। चलिए यहाँ पे नाम ही ले रहा था डेफिशिएंसी डिजीज़ का, डेफिशिएंसी डिजीज़ आ भी गया, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ होता क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे शरीर में
लगातार किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है? जैसे मैंने बताया था ना आपको कि आप जंक फूड खाएँगे तो आपके शरीर में जो है कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, उसके बाद से आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाएँगी। तो चलिए हम जानते हैं कैसी-कैसी बीमारियाँ होंगी। अगर आपके शरीर में लगातार विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो आपको रतौंधी की बीमारी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें इसके लक्षण क्या है? नज़र की कमज़ोरी, रात में दिखाई ना पड़ना, मतलब कि आपको रात में दिखाई नहीं देगा। तो आप बोलेंगे क्या कह रहे हैं सर? रात में तो ऐसे भी हमको दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि आपका जो है विज़न हो, वो इवनिंग टाइम से धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, मतलब कि आप ब्लाइंड होने लगते हैं, ठीक है? मतलब कि जहाँ रोशनी डाउन, वहाँ आप ब्लाइंड। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि अगर रोशनी थोड़ी कम है, तो वो थोड़ा बहुत देख पाता है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति है, वो थोड़े अगर रोशनी उसका कम हुआ, तो वो टोटली ब्लाइंड हो जाता है। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी-बेरी। इसमें जो है आपकी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपको हमेशा थकान-थकान लगने लगेगा, ठीक है? आपको किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, आप जहाँ से आओगे बेड पे लेट जाओगे क्योंकि आपको बिना काम किए ही थकान महसूस होने लगेगा। विटामिन सी, विटामिन सी से आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है आपके मसूड़ों से खून आने लगेगा, ठीक है? और आपका जो घाव है, आपके शरीर में जो चोट लग जाएगी, वो घाव को भरने में ये काफ़ी टाइम लेने लगेगा। तो इसके बाद आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होगा कि हड्डियों में झुकाव होने लगता है और जो हड्डियाँ हैं, वो मुलायम होने लगती हैं। मतलब कि आपकी जो हड्डियाँ हैं ना, इधर-उधर से टेढ़ी होने लगेंगी, ठीक है? क्योंकि वो मुलायम हो जाती हैं। उसके बाद से कैल्शियम, आपके बॉडी में जब कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा? तो आपकी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी होगी तो आपको ऑस्टियोमालेशिया हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपको क्या होगा? तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी जो दाँत होते हैं उसमें क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग मतलब कि आप देखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टीथ डिके, है ना? उसको हिंदी में दंत क्षय बोलते हैं। मतलब आपके देखना नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलते हैं ना कि दाँतों में फोड़ीला हो गया है, मतलब कि गड्ढा हो जाना, कीड़े लग जाना। ये सब टूथ के हैं। चलिए उसके बाद से आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमको एक बीमारी होती है जिसका नाम है गोइट्री, हिंदी में इसको ग्वाइटर या घेगा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? ये थायराइड ग्लैंड्स जब आयोडीन की कमी होती है, तो ये थायराइड ग्लैंड्स सूज जाते हैं। तो सूजने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको सूजन दिखने लगेगा और समय के अनुसार-अनुसार यह बड़ा होते जाता है, ठीक है? तो आप देखिए किसी-किसी के पास गर्दन के पास यहाँ पे बड़ा-सा या यहाँ सा बड़ा-सा हुआ होगा, तो उस व्यक्ति को डेफिशिएंसी डिजीज़ हुआ है, जिसका मतलब है कि उसके भोजन में लगातार कुछ समय से आयोडीन की कमी रही होगी। ठीक है? उसके बाद आता है लोहा। लोहा जो है इसकी कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। इसमें आपको कमज़ोरी होने लगेगी और थकान होने लगेगा, ठीक है? मतलब कि ये थोड़ा-थोड़ा इसका जो सिम्पटम्स है वो बेरी-बेरी से मिलता है। आपको जब इसका एनीमिया होगी तो आप लगातार जो है कमज़ोर पड़ने लगेंगे और साथ ही साथ आपको थकान महसूस होने लगेगी, ठीक है? उसके आगे हम पढ़ते हैं मिलेट्स। मिलेट्स को हिंदी में बाजरा या छोटे बीज वाले अनाज कहते हैं। द मिलेट्स द न्यूट्रीक्रियल्स, मतलब कि बाजरा या छोटे बीज वाले अनाज एक पोषक युक्त अनाज है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो millets are a group of small seeds grains such as ज्वार, बाजरा and ragi. They are known as being highly nutritious of a resilient of drought. मतलब कि बाजरा जो है छोटे दानों वाले अनाजों का एक समूह है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी। ये अत्यधिक पौष्टिक और सूखे के प्रति लचीले होने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? उसके बाद से है कि व्हाई दे आर न्यूट्रिटिल्स, आखिर इन्हें हम पोषक युक्त अनाज कहते ही क्यों हैं? तो दे आर रिच इन आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर्स मेकिंग देम टू सुपर फूड फॉर हेल्थ। मतलब इनमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आहारी फाइबर्स से ये जो है पूरे भरे होते हैं और यह एक स्वास्थ्य के लिए एक सुपर फूड के रूप में जो है
माने जाते हैं, ये एक सुपर फूड बनाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं फूड माइल्स क्या है। फूड माइल्स, द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पैक ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट्स फूड माइल्स। मतलब ये कि गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थों के एक बैग द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई पूरी दूरी को खाद्य मील कहा जाता है। अब इसको थोड़ा-सा मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे कि आपने रोटी खाया, क्या रोटी डायरेक्ट आ गया? नहीं। तो इसकी ये पूरी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? इस पूरे साइकिल को हम फूड माइल्स बोलेंगे। अब ये साइकिल में आएगा क्या-क्या? तो सबसे पहले किसान जो है अनाज को उगाते हैं। उगाने के बाद उनकी थ्रेशिंग होती है, ठीक है? थ्रेशिंग वगैरह कराने के बाद वो उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद वो फैक्ट्रीज़ में जाते हैं। फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद उन्हें पीसा जाता है। जो गेहूँ है, उन्हें फैक्ट्रीज़ में ले जाके पीसा जाएगा। पीसने के बाद उसको पैकेजिंग की जाएगी। पैकेजिंग के बाद वो आपके इलाके के मॉल वगैरह में पहुँचेगा। मॉल से आप खरीद के लाओगे, उसका रोटी बनाओगे, तब आपके प्लेट में आएगा और आप उसको खाओगे। तो ये जितना ये प्रोसेस हुआ, इसी को हम बोलते हैं फूड माइल्स, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने एक साइकिल आपको दिखाया भी है कि फार्मर ग्रोइंग अ व्हीट, मतलब ये गेहूँ उगाए, उगाने के बाद इसकी थ्रेशिंग और विनोइंग हुई, विनोइंग होने के बाद इसको स्टोर किया गया, स्टोर करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में भेजा गया और यहाँ पे इसकी पैकेजिंग और इसकी ग्राइंडिंग हुई, मतलब इसकी पिसाई और इसकी पैकेजिंग हुई। पैकेजिंग करने के बाद इसके ट्रांसपोर्ट कर दिया गया रिटेल शॉप में, वहाँ पे दुकानों पे जाने के बाद आपने खरीदा, उसको किचन में बनाया और आपके प्लेट में आया। तो ये सारा एक जो साइकिल है, इसी को हम फूड माइल्स बोलते हैं, ठीक है? अब इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ें। अब ये पूरे चैप्टर में हमें क्या कंक्लूजन निकला? ये कंक्लूजन निकला कि हेल्दी ईटिंग इज अ की पार्ट ऑफ लिविंग अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मतलब ये कि स्वस्थ भोजन एक लंबा और सुखी जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। We should make a smart choice about what we eat to ensure our body gets the right fuel to the functions at its best। मतलब कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा शरीर सबसे अच्छे तरीके से काम करे, हमें क्या खाना है इसके बारे में समझदारी भरे चुनाव करने चाहिए, ठीक है? इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है।